Guys, am I audible? Simarveer, Muskan, am I audible? Yes, sir. All right. चलो भाई, लास्ट क्लास में मैंने एन फैक्टर निकालने के लिए आपको बोला था, इफ यू गाइज रिमेम्बर. रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस. कर रखा है आप लोगों ने क्वेश्चन? हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं फिर ना. क्या हुआ? हाँ, ये करना था, ये भी दिया था और एक क्लास में ही आपको दिया था. यू गाइज रिमेम्बर? BR2. हाँ, किया है आप लोगों ने? कितना आया बताओ एन फैक्टर? आओ चेक करते हैं. याद करो, मैंने एन फैक्टर के लिए बोला था कि आप टाइप्स ऑफ रिएक्शन पहले देखोगे. यू गाइज रिमेम्बर दैट? और फिर रेडॉक्स रिएक्शन के लिए बच्चों एन फैक्टर कैसे निकालते हैं? एन फैक्टर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, राइट? ये सब कुछ कब कैसे देखना है बेटा? बैलेंस रिएक्शन का देखना है, राइट? अरे बोलो यार. तो आज चलो Br2 वाला देखते हैं हम लोग. क्या था वो? Br2 अंडरगोइंग Br माइनस प्लस BrO3 माइनस, यही था ना? बोलो. तो ये बताओ, इसमें अगर Br माइनस एंड BrO3 माइनस है, यहाँ 0 है और यहाँ +5 है, तो आप ये बताओ ये कौन सा प्रोसेस है? ये कौन सा प्रोसेस है? एक ऑक्सीडेशन है और दूसरा रिडक्शन है. तो मैंने बताया था इसको ब्रेक कर लेना, पहले बैलेंस कर लेना. तो क्या याद है बैलेंसिंग में हमारा क्या आया था टोटल? याद करो तो. हाँ, एक मिनट. 12OH माइनस प्लस 6Br2 में वैसा था ना, Br2 प्लस 5Br2. बोलो. गिव्स 10Br माइनस 2BrO3 माइनस 6H2O. चेक कर लो सब. यहाँ तक ओके हो सब लोग? मैं इसको इसलिए ऐसा करके लिखा हूँ ताकि आप समझ पाओ कि ये प्रोसेस कौन सा है रिडक्शन और ये प्रोसेस कौन सा है ऑक्सीडेशन. मुझे ये बताओ, रिडक्शन में वो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ऑक्सीडेशन में उतना ही लूज करेगा. तो एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ 0 था, यहाँ कितना है बेटा? +5 है. बोलो कितने एटम है यहाँ पे? सॉरी, उल्टा कर दिया क्या मैंने? हाँ, ये ऑक्सीडेशन में ये जा रहा था और रिडक्शन में ये जा रहा था. अरे तभी बैलेंस होंगे ना, 10Br माइनस 5Br2. ठीक है. तो एक बार बताओ, यहाँ पे Br2 है, यहाँ +5. 0 से कहाँ जा रहा है वो? +5. पर एटम कितने का चेंज हुआ? 5 का. कितने एटम है यहाँ पे? तो कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ? 10 का. यहाँ पे भी चेक करना, 10 ही आएगा, है ना? 1 का चेंज बट 10 एटम्स आर देयर, तो 10 into 1. तो भाई हमें n मिल गया. n फैक्टर निकालने के लिए हमें n इलेक्ट्रॉन वो मिल गया. n डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट हमें देखना है. तो आप बताओ Br2 का कोफिशिएंट क्या रखूं मैं? 5 रखूं या 1 रखूं? हाँ, द राइट आंसर इज 6, क्योंकि आपको उसको किसके हिसाब से रखना है? जब आप बैलेंस करके पूरा लिख देते हो, 6Br2 प्लस 12OH माइनस गिव्स आउट 10Br माइनस प्लस 2BrO3 माइनस प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे आपको डिवाइडेड बाई 6 करना है. ये कितने इलेक्ट्रॉन थे बेटा? 10 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ गया? 5 बाई, ये आ गया. नहीं, अलग अलग नहीं, मॉलिक्यूल तो एक ही है ना. तो आप बैलेंस रिएक्शन लिखो, उसका स्टोइकियोमेट्रिक. ये तो मैंने इसलिए ऐसे करके आपके सामने रखा है ताकि आप ये पता कर पाओ कि कितने इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो रहे हैं, जो कि आप बैलेंसिंग से डायरेक्टली निकालते हो, है ना? तो वो इलेक्ट्रॉन मालूम चल जाए डिवाइडेड बाई द कोफिशिएंट. इज दैट क्लियर? तो उसी तरीके से मुझे बताओ Br माइनस का एन फैक्टर क्या होगा सेम रिएक्शन के लिए, एंड BrO3 माइनस का एन फैक्टर. तो एन फैक्टर ऑफ Br माइनस विल बी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, वो तो सेम ही है, एंड डिवाइडेड बाई 10 कितना आ रहा है? 1. अच्छा, एन फैक्टर ऑफ BrO3 माइनस, ये जरा चेक करो तो कितना आ रहा है? बोलो. 5. एक मिनट. 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया? 5.
समझ आया क्या सबको? तो क्या ऐसे ही OH माइनस का निकल जाएगा, ऐसे ही वाटर का निकल जाएगा, सब कर लोगे ना? एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था बैलेंसिंग का, इफ यू गाइस रिमेम्बर दैट, कौन सा था वो? कॉपर नाइट्रेट वाला। कितने लोगों ने ट्राई किया, हाथ उठाओ। बैलेंस हो गया? नहीं हुआ? हो गया? सुपर। मैं पूछूंगा लास्ट में। मैं एक बारी फिर से टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट का टाइम दूंगा ताकि आप एक बारी उस पर थॉट दे लो ना। टाइम दे देता हूँ, एक बारी ट्राई करो आप। दे दूं? मैं बता दे रहा हूँ, मिटा दूं ना इसको? सिर्फ हो गया बच्चों। ये बताओ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कर रहा हूं, ये किसके लिए अप्लाई कर रहा हूं? फॉर रेडॉक्स रिएक्शन। बात ध्यान रखना, अगर नॉर्मल नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है तो उसमें देख लो कितना H प्लस आयन एसिड ने ट्रांसफर किया है, वो उसका आयन फैक्टर। समझ गए? सॉल्ट पे कितना चार्ज है उसके हिसाब से सब देख लोगे ना? चलो अगला मैं प्रॉब्लम दे रहा हूं, वो था बैलेंसिंग का। क्या था आपके सामने? यू हैव गाइस कॉपर प्लस HNO3 and forming what? CuNO3 whole twice प्लस NO गैस, ये मिल रहा है आपको। हाँ चलो H2 अपने हिसाब से फ्री में बैलेंस कर लेना वाटर के लिए। बैलेंस दिस रिएक्शन। ये अगर आप कर लेगा ना तो बहुत अच्छा सेंस हो चुका है आपका रिएक्शंस के लिए। मैं चेक कर लूंगा। Wait. और बैलेंसिंग के बाद आप N फैक्टर निकालो, जितने भी स्पीशीज आपको इसमें दिख रहे हैं सबका। Find the N factor of each and every species that you can see here. Balance this and find the N factor. लक्ष्य देखना, यहाँ पे कोई हेयर अंदर जा रहा है क्या आपके? नीचे साइड में देखना।
चलो भाई, ट्राई कर लिया सबने? क्या है आंसर बताओ? एक्स्ट्रा एच प्लस क्यों आया है? देखो ना, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव चार्ज है, राइट में न्यूट्रल है, कैसे बैलेंस हुआ ये? लेफ्ट साइड में देखो कोई चार्ज नहीं है, राइट साइड में डबल पॉजिटिव। डाल दिया तुमने? 8 and 2, हाँ। अब देखो ओवरऑल दिस साइड 3 2 6, हाँ बैलेंस है। अब बैलेंस है, लेकिन थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करना है। एकदम सही है, बहुत बढ़िया। फाइनली तुमने क्या लिखा? 3Cu प्लस कितना NO3? ओनली 1। इज इट बैलेंस विद दैट? चलो आई विल चेक गाइस। पहली बात, कितने लोग ये समझ पाए यहाँ पे? ध्यान से देखो कि HNO3 लेफ्ट साइड से नाइट्रोजन का स्टेट कितना है? +5, और राइट साइड में एक जगह +5 है और एक जगह +2। इससे ये कितने लोगों को समझ पड़ा कि इसका मतलब सर कुछ नाइट्रेट आयन ना स्पेक्टेटर की तरह भी बिहेव कर रहे हैं, कुछ तो एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कुछ स्पेक्टेटर्स की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। तो फिलहाल हम किस पे फोकस करें? जो स्पेक्टेटर नहीं है, लास्ट में उनको देख लेंगे हम। समझ गए बात? तो कैसे लिखूंगा? आई विल राइट लाइक दिस। मैं ऑब्जर्वेशन नंबर मेथड से ही बैलेंस कर दूं। कॉपर प्लस, मैं इस साइड में क्या लिखने वाला हूं? बोलो, HNO3 ही लिख देता हूं ना, देखा जाएगा जो भी होगा। या नाइट्रेट आयन लिख दूं इसको ब्रेक करके, बाद में H प्लस चिपका दूंगा मैं इस पे ना। NO3 माइनस फॉर्मिंग कॉपर +2 N प्लस NO, ऐसा करके देख लेता हूं। तो बताओ, सबसे पहले मैंने क्या बोला था? आइडेंटिफाई द एटम विच इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, राइट? और उन एटम को बैलेंस करो। क्या ये एटम बैलेंस्ड है? बिल्कुल, ये भी बैलेंस है। दूसरा मैंने बोला था डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करो बाय मल्टीप्लाइंग विद सुटेबल नंबर। तो देखो यहाँ पे कितना हो रहा है? 5 से ये 2 का डिक्रीज हो रहा है, 3 का डिक्रीज हो रहा है ना, और ये कितने का इंक्रीज हो रहा है बेटा? 2 का। तो अब क्या करोगे? इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 3 से। अरे समझ आ रहा है क्या? और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से। यस और नो? बोले बच्चों। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। डिड यू गेट द क्लैरिटी? अब इनको ऐड करके लिख दूं मैं? अब लिखा ही हुआ है, फिर भी फॉर्मेलिटी कर देता हूं। क्या ये रिएक्शन बैलेंस हो गया? अभी कहाँ है यार, अभी तो शुरू हुआ है काम। अब क्या करना बचा रह गया है? बोलो, ऑक्सीजन एंड H प्लस आयन को बैलेंस करना ना। अच्छा, पहले कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि सर अभी ना आपने यहाँ 3 कॉपर +2 डाला है, जबकि रिएक्टेंट में तो वो क्या, सॉरी प्रोडक्ट में क्या था? कॉपर नाइट्रेट। और एक सिंगल कॉपर के लिए हाउ मेनी नाइट्रेट्स आर रिक्वायर्ड? 2। बोलो यार, तो 3 के लिए कितना नाइट्रेट रिक्वायर्ड होगा? तो मैं एक काम करता हूँ ना, 6 NO3 माइनस इधर कर देता हूँ, और अगर इधर 6 कर दिया तो इधर भी 6 NO3 माइनस करना पड़ेगा। अरे बोलो यार, ये क्या कर रहा हूँ? स्पेक्टेटर्स को ऐड कर रहा हूँ। समझ आया? हाँ, इधर करूंगा तो इधर भी करूंगा ना। बोलो बाबा, इधर एंड इधर कर दिया तो मेरे पास क्या आ गया? 3 कॉपर प्लस 8 NO3 माइनस फॉर्मिंग 3 टाइम्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं। कैन आई राइट लाइक दिस? क्या अभी भी बैलेंस हो गया? नहीं सर। क्या बैलेंस हो गया ये? नहीं, क्योंकि ये NO3 नहीं था, ये क्या था? व्हाट वाज दैट?
HNO3 था। तो देखो हाइड्रोजन को तो मुझे लास्ट में बैलेंस करना ही है। अरे बोलो यार, उसको तो चाहे तो मैं अभी लगा दूं, बाद में ट्राई करके बैलेंस कर लूंगा, मेरी मर्जी, मैं जैसे भी कर सकता हूं। बोलो, तो या तो मैं मेथड से ही कर देता हूं आपके सामने ना। अब बताओ ऑक्सीजन काउंट कर लो, इधर कितने ऑक्सीजन है? देखो 3 2 जा 6, 3 जा 18 इधर एंड 2 इधर, कितना आ गया 20। इधर कितने 24 ओ है, तो इधर कितना ऐड करना पड़ेगा? तो इस साइड कितने H+ आयन ऐड करने पड़ेंगे? अरे बोलो यार, अरे 4H2 कर दिया, तो अब इधर कितने 8H+। अब कितने लोग कह रहे हो 8H+ 8 नाइट्रेट आयन मिलके 8 HNO3 हो जाएंगे, क्योंकि मुझे दिखाना तो HNO3 है ना। तो फाइनल रिएक्शन क्या हो गया, 3 कॉपर प्लस, यहाँ पे लिखोगे 8H+ है ना, प्लस 8 HNO3 फॉर्मिंग 3CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O। मैं बता रहा हूं बच्चों, जितने आसानी से इसको हम लोगों ने खत्म कर लिया ना, ये उसी लेवल का, नेक्स्ट लेवल का प्रॉब्लम है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन बनता ही नहीं। समझ गए? दिस इज द पिनाकल ऑफ रेडॉक्स बैलेंसिंग, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। ये समझ पड़ गया अगर तुम्हें, तो फिर कुछ भी नहीं बचने वाला है, सब आराम से कर ले जाओगे, है ना। तो अब चेक कर लो एक बारी, बैलेंस है दोनों तरफ। नहीं, स्पेक्टेटर इसलिए डालना पड़ेगा क्योंकि अगर वो बोलता सिर्फ आयनिक आयंस को बैलेंस करो तो ठीक है, नहीं अगर तो, अगर मान लो उसने पूछ दिया कॉपर नाइट्रेट का आयन फैक्टर बताओ, तो तुम्हारे रिएक्शन में तो कॉपर नाइट्रेट दिख ही नहीं रहा है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को एट द एंड वही लाने की कोशिश करेंगे हम लोग ना। तो ये ला दिया, बैलेंस हो गया। बताओ इसका एन कितना है? बिल्कुल बैलेंस होगा, एकदम बैलेंस होगा, 100,000% बैलेंस होगा, 1,00,000% बैलेंस होगा। आओ दिखा रहा हूं कैसे होगा, पता है, मैं दिखा रहा हूं, घबराओ नहीं। क्या तुमने अब क्या देख लिया, तुमने देख लिया कि 8 HNO3 से जा रहा है सब चेंजेस। रियलिटी में इस 8 HNO3 में से 2 HNO3 इज पार्टिसिपेटिंग इनटू रेडॉक्स, रेस्ट आर स्पेक्टेटर्स ओनली। अब चेक करके देखो, अब बैलेंस हो रहा होगा, बैलेंस हो रहा है। तुमको यहां से देखना है, चेंजेस इधर से हुए, तो इस 8 में से सिर्फ 2 ही चेंज कर रहे हैं, बाकी 6 इधर से इधर चुपचाप बैठ जा रहे हैं, बस इधर से उठ के इधर बैठ जा रहे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। अरे समझ आया क्या? ऐसे केस में एन देखने का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर देखने का सही तरीका क्या है कि उसका देखो जो एक ही जगह जा रहा है, जैसे कॉपर यहां से यहां गया ना, यहीं से चेक कर लो कितना, एक कॉपर से 0 से +2 गया, कितने कॉपर हैं 3, तो 3 इंटू 2, एन का वैल्यू, एन इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना 6 है। अगर आप यहां से देखोगे तो आपको लगेगा अरे यार ये +5 है, और ये +5 से किधर गया, किधर गया +2 में, चेंज कितने का हुआ 3। अब आप सोचोगे मैं कितने नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई करूं, क्या 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो गलत आ जाएगा, क्योंकि 8 3 जा, यहाँ पे देख रहे हो कितना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि कुछ पार्ट तो यहीं चला गया ना, चेंज ही नहीं हुआ, आपको तो पूरा देखना है ना बाबा। इनमें से कुछ पोर्शन इधर चले गए और कुछ यहाँ पे गए, कितना गया तो देख लो ना, यहाँ 2 लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, तो देखो बैलेंस ही है वो। देखने का तरीका, बस मैं बोल रहा हूँ ना, दिस इज द हाइट ऑफ रेडॉक्स बैलेंस। बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा, करके देखो, तबीयत खराब हो जाएगा। नहीं तो तबीयत खराब करने वाला काम है वो। कई बार ऐसा देखने को लगता है बैलेंस हो गया, बट वो लॉस गेन बैलेंस नहीं हुआ हो तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट एटम्स ना, इट इज ऑल्सो अबाउट द लॉस एंड गेन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इक्वल टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए तो रेडॉक्स का मेथड हम लोग डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं ना। अच्छा, क्या आपको याद है, एक में हम लोगों ने एक और मेथड सीखा था बैलेंसिंग का, दैट वाज विथ प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओएसी, कुछ याद है? अब मेथड नहीं ध्यान है वो, लेकिन देखो उसमें ना, अगर 2-3 एटम रहे तब तो ठीक है, क्योंकि 2-3 इक्वेशन बनेंगे, फिर सॉल्व कर लो। मान लो 5 टाइप्स ऑफ एटम हो गए तो 5 इक्वेशन बना के कौन सॉल्व करेगा यार सुबह से शाम तक। देख रहे हो इसमें कितने हैं, कॉपर है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, 4 बन गए इक्वेशन।
POAC ऑन कॉपर, POAC ऑन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गड़बड़ हो जाएगा ना, तो उसमें टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। तो ये हमें कॉल लेकर के देखना है कि कौन से टाइप के चीजों से मैं निकलूं इससे बाहर। समझ आ गया? ये कर लिया, n का वैल्यू मालूम चल गया। अब बताओ n फैक्टर कॉपर का कितना आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, 6 बाई कितना कोफिशिएंट है, n फैक्टर ऑफ HNO3 में पूछ लूं तो क्या आएगा बेटा, कितने हैं यहाँ पे, तो भाई हुआ तो 6 है टोटल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और कोफिशिएंट कितना है, 8। समझ गए बच्चों? अच्छा n फैक्टर कॉपर नाइट्रेट का मैं पूछ लूं तो बोलो यार, 6/3 2 आ गया। n फैक्टर में NO का पूछ लूं तो बेटा 6/2 कितना आ गया, 3। n फैक्टर वाटर का पूछ लूं तो 6/4। समझ गए? n फैक्टर हम किसी भी स्पीशीज का निकाल सकते हैं। अच्छा n फैक्टर मालूम चल गया तो मैं पूछूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बताओ, मोलर वेट ऑफ कॉपर आपको मालूम है कितना होता है, 63.5। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर इन दिस रिएक्शन, E का मतलब यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट है, तो याद करो मैंने क्या बताया था, मोलर वेट बाई n फैक्टर कॉपर का। तो मोलर वेट कितना है, 63.5 डिवाइडेड बाई कॉपर का कितना है n फैक्टर, 31 अरे समझ में आया क्या सबको, क्लियर हुआ? एक क्वेश्चन और लिखो, देखते हैं क्या करते हो। अभी दिखाता हूँ, एक तो इक्विवेलेंट वेट निकालने में ये, और अभी दिखाता हूँ, थोड़ा रुक जाओ बस, आज इसी को दिखाना है। हो गया बच्चों? तो देखो रिएक्शन देखना, अगर आपको लगे ना कि कुछ पोर्शन कन्वर्ट हो रहे हैं, कुछ रिटेन हो जा रहे हैं, तो जो रिटेन हो जा रहे हैं उनको स्पेक्टेटर की तरह समझ करके उनको इग्नोर मार देना स्टार्टिंग में, बाद में इक्वल नंबर में दोनों तरफ ऐड कर देना, बस यही करना है। कभी भी कर लो यार, वो तो जब तुम करोगे दोनों तरफ इक्वल नंबर में ऐड कर रहे हो तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। जैसे ही रेडॉक्स वाले बैलेंस कर लिया ना लॉस गेन को, उसके बाद वाले स्टेप में कर दो स्पेक्टेटर्स को। चलें अगला देखें। करूं बच्चों, मिटा दूं? चलो एक रिएक्शन आपके सामने दे रहा हूं, कौन सा है ये देखो ध्यान। H3PO2 on heating forms H3PO4 plus PH3। देखो बच्चों, जब भी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड को आप हीट कर दो बिना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट के, ये देखो कितना है, यहाँ +3 है, यहाँ कितना है, और ये कितना है, तो ये इंटरमीडिएट स्टेट है ना। अरे बाबा फॉस्फोरस नाइट्रोजन ग्रुप का है ना, नाइट्रोजन फैमिली में रेंज क्या होता है, -3 से +5, तो ये बीच का ऑक्सीडेशन स्टेट है। इसके साथ कोई और रिएक्टेंट ना लेके मैंने सिंपली हीट कर दिया। ऐसे केस में मोस्टली ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है, एक बढ़ेगा और एक घटेगा, देखो ना डिस्प्रपोर्शनेट ही तो है। अब इसको आप इसमें सभी का n फैक्टर फाइंड n फैक्टर ऑफ H3PO2
H3PO4 and PS3 as per the given reaction, and also क्या निकालना है, equivalent weight of H3PO2, PO4 and PS3, दोनों ही चीजें निकालो। आ गया क्या? सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। आप दोनों में से कोई मेथड ले लो, ऑक्सीडेशन नंबर वाले से ट्राई कर सकते हो या फिर हाफ वाले से भी, जिससे मन करे उससे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। बट प्रैक्टिस ऐसे दोनों में होना चाहिए, अपने आप को पैरालाइज्ड फील नहीं करना है, प्रैक्टिस दोनों की होनी चाहिए। कहाँ पे? ऑक्सीडेशन नंबर H3PO2 है यार, कैसी बात है, सब सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो वैसे ही है, जो भी लिखा वो सही है। वो ये +3 है, देखो सही है ना, 4 - 3, सॉरी +3 नहीं है बेटा, ये कितना है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये +1 है, हाँ ये +1 है, सॉरी +1। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे गलत लिखा हुआ था, बाकी एवरीथिंग है। अच्छा, उसी ऑक्सीडेशन लेकर के, चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई कर लो, प्रैक्टिस ही होगा। कर लिया बेटा? अरे तुम लोग कैसे ब्लाइंड हो गए क्या यार, एक्चुअली मुझे ये लिखना नहीं था, मुझे बस ये समझाना था इंटरमीडिएट होता है तो डिस्प्रोपोर्शनेट करता है, सो आई वाज सपोज टू ओनली राइट दिस दिस एंड दिस, ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया, तुम लोग वहीं से स्टार्ट कर ले। हाँ बैलेंस कितना लिखा तुम लोगों ने? बहुत ही मजेदार चीज है ये, जबरदस्त इसको बोलते हैं, कैसे सब कुछ बैलेंस है, खुद देखो, ऑक्सीजन इधर 4 है, उधर 2 है, लाइफ में कुछ तो गड़बड़ है। टेबल बना के, हाँ वही करते थे, काउंटिंग कर करके, तो बड़े छोटे छोटे से एग्जाम्पल होते थे, समझ रहे हो, Mg + HCl फॉर्मिंग MgCl2, ऐसे चीजें बैलेंस।
बच्चों स्टार्ट करूं क्या? बैलेंस हुआ? कुछ मीडियम का जरूरत है क्या? यहाँ खुद ये एसिड है बाबा, ये खुद एसिड है, तो एसिड बोलने के बाद मीडियम देने की जरूरत है क्या? मीन्स एसिडिक मीडियम बाय डिफॉल्ट, और आयंस आएंगे ही नहीं, H+ वगैरह कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना ही नहीं पड़ेगा। दिखाओ कितने लोगों ने कर लिया, हाथ उठाओ। हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, फालतू का सोचना पड़ रहा होगा इसमें, ऐसा कुछ नहीं है, पता है अभी मैं स्टार्ट करते ही खत्म हो जाएगा। करूँ क्या? देखो मैंने आपको पिछले क्लास में भी हिंट दिया था, अगर डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन हो जाए तो आप जिस भी कंपाउंड का डिस्प्रपोर्शनेशन हो रहा है उसको दो पार्ट में लिख लो, H3PO2 प्लस H3PO2, बिना इसके लिखे कोई फायदा ही नहीं होने वाला है। कितने लोगों ने ये काम किया, पहले हाथ उठाओ। बिकॉज इट इज डिस्प्रपोर्शनेट, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरा, वरना लॉस गेन कैसे देखोगे? तो अब बताओ, ये +1 है और ये कितना है +5, कितने का लॉस हुआ? इधर कितने का लॉस हुआ? सॉरी गेन हुआ, 4 का हुआ ना। तो लॉस गेन बैलेंस एटम भी वो वाले बैलेंस ही थे ना, बोलो। अब फाइनली तुम हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेक कर लो, बैलेंस है ना। कितना सिंपल सा हो गया ये, 2H3PO2 फॉर्मिंग H3PO। इतना घटिया सा क्वेश्चन है ये, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे तुम। ऑफ कोर्स दिस इज, यार कम ऑन, क्या कर रहे? ची क्या कर रहे हो यार तुम? ये लक्ष्य पता है कॉम्प्लिकेटेड कर रहा होगा ये। चलो n, सबसे में n फैक्टर निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितना आएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड 4 है ना, तो बताओ n फैक्टर H3PO2 का कितना आ जाएगा बेटा? 4/2। अरे समझ आ रहा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO2 निकालेंगे हम लोग, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H3PO2 एंड होल डिवाइडेड बाई n फैक्टर। अरे यही होता है ना। बताओ H3PO2 का मॉलिक्यूलर वेट 3 प्लस फॉस्फोरस का 15 होता है, मालूम है ये सब। ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 एंड होल डिवाइडेड बाई 2, जोड़ दो तो कितना हुआ ये? 32 एंड 3 35, 5 50/2 25 आ गया क्या? गलत लिख दिया क्या मैंने? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं तब से, 31। अब बताओ कितना है? 60। कितने लोगों का करेक्ट हुआ ये? यहां तक किए ही नहीं? अरे कैसे हो यार, जल्दी करो फटाफट, सबका n फैक्टर निकालो, इक्विवेलेंट वेट निकालो, जल्दी करो। एक हो गया, क्वेश्चन हो गया। H3PO4 का वेट निकला होगा 98 है। चलो पहले n फैक्टर बताओ तो, H3PO4 का n फैक्टर बताओ। एक्सचेंज 4 अपॉन कोफिशिएंट 1, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ H3PO4 विल बी मोलर वेट अपॉन n फैक्टर। मोलर वेट कितना है? 3 प्लस 31 प्लस 16 इंटू 4 एंड होल डिवाइडेड बाई, ये देखो 98 है क्या? ऊपर चेक करो एक बारी, एन डिवाइडेड बाई 4 कितना आ रहा है? CH3 का एन फैक्टर कितना आया है? अच्छा देखो आना भी चाहिए, क्योंकि इनका कोफिशिएंट जब सेम है तो सेम ही आएगा ना एन फैक्टर। अरे बोलो बच्चों, समझ गए? कोई प्रॉब्लम किसी को? हाँ
चलो एक क्वेश्चन और दो. फाइंड द n फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. Find the n factor of oxalic. What is oxalic acid? CO या फिर इसी को बोलते हैं C2H4O2. सॉरी. हाँ यार क्या कर रहा हूँ मैं, ये क्या हो गया है मुझे. H2C2O4. किसकी आत्मा आ गई मेरे अंदर आज. हो गया. ऑक्सैलिक एसिड बोल दिया ना, बोलो निकालो भाई एन फैक्टर. फाइंड द एन फैक्टर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. हाँ गुड. मतलब आपका क्वेश्चन आना चाहिए यहाँ पे. सर रिएक्शन तो दो जब तो बताएंगे. अब मान लो फिर भी मैंने रिएक्शन नहीं दिया तो. हाँ बिल्कुल सही. तब आप उसको क्या समझ लो, जैसे ये नॉन रेडॉक्स रिएक्शन है, और नॉन रेडॉक्स रिएक्शन में इसका काम क्या है, एसिड का कितने H प्लस आयन निकाल सकता है, तो इसका एन फैक्टर 2 हो जाएगा. समझ गए. स्मार्ट आंसर. गुड. तो अगर मान लो इसमें लिखा हुआ है, रिएक्शंस दिए हुए हैं, तो आप उसके हिसाब से सोचो. नहीं दिया हुआ है तो एज्यूम इट टू बी नॉन रेडॉक्स. इज दैट क्लियर. तो चलो, तो मैं अभी आपको दो रिएक्शन दे रहा हूँ, दोनों में निकालना है. फर्स्ट रिएक्शन दे रहा हूँ. इन द फॉलोइंग रिएक्शन लिखो. इन द फॉलोइंग रिएक्शन. फर्स्ट रिएक्शन आई विल राइट एज KMNO4 taken with H2SO4 treated with H2C2O4, of course forming MnSO4 along with K2SO4 along with CO2 with plenty of water molecule, है ना. And the second reaction is calcium hydroxide when treated with, या फिर इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड when treated with H2C2O4 and forming Na2C2O4 plus water molecule. So you have to figure out the n factor here and here. Come on guys, go ahead. क्या करो, जल्दी करो. अरे हो गया बेटा. बोलिए हो गया. ये कर लोगे तो मैं एक ट्रिक समझाऊंगा जिससे बिना बैलेंसिंग के भी आप एन फैक्टर निकाल सकते हो.
नहीं वो पहले इसलिए नहीं बता सकता ना, बिकॉज दिस इज इम्पोर्टेंट, आपके एग्जाम में बैलेंसिंग ही पूछेगा, फिर क्या करोगे? उसके रूट से निकालने पे 100% ऑथेंटिक है, ट्रिक कभी लगेगा, एक दो रेयर केसेस में नहीं लगता है, वो भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन आप समझो पहले इसको कर लोगे तभी। जैसे बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक समझाया था, याद है? तो जल्दी जल्दी निकल रहा था, वैसे ही बताऊंगा, लेकिन पहले ये कर लो इसको। तो एन फैक्टर कभी भी 0 नहीं आ सकता है बच्चों, ये बात दिमाग में रख लो, बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो, 0 कभी नहीं आ सकता है। आ गया भाई, आ गया भाई, श्वेता आया क्या बेटा? चलो, सबसे पहले कितने लोग बोल रहे हैं सर पता है सबसे आसान क्वेश्चन कौन सा है? सेकंड वाला। क्यों आसान है? हाँ, बिकॉज दिस इज नॉन रिडॉक्स, और जैसे ही नॉन रिडॉक्स हो गया तो जो लोग ना ऑक्सीडेशन नंबर से निकाल रहे हैं उनको मैं सल्यूट करना चाहूंगा भाई, सल्यूट कर दूं मैं थोड़ा। कौन कौन है क्लास में? तो टॉप कौन ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के उसको चेंज देख रहा था? तो नॉन रिडॉक्स हो गया तो उधर जाना ही नहीं है, इनफैक्टर वाले मेथड से। कैसे करना है फिर? सिर्फ ये देख लो कि कितने हाइड्रोजन इस एसिड ने यहाँ गायब किए हैं, तो देखो पूरे गायब हो गए, तो इसका एन फैक्टर कितना आएगा? देखो बच्चों ये थोड़ा ध्यान रखना, कई बारी होगा यहाँ H2C2O4 है और यहाँ NaH ऐसा हो गया, फिर क्या करोगे? तो देखो कैपेसिटी तो 2 की है, लेकिन इस रिएक्शन में इसने एक ही ट्रांसफर किया, तो एन फैक्टर 1 ही होगा, ध्यान रखना। इसलिए मैं बोल रहा था कितने H+ आयन उसने डोनेट किया है, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो इधर वाले के लिए तो मेरा एन फैक्टर 2 हो गया। समझ गए क्या? एज एन एसिड यहाँ पे रोल कैसा है इसका? एज एन एसिड, और एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के लिए तीनों का मैंने सबसे पहले आपको एन फैक्टर लिखाया था। एसिड के लिए कितने H+ आयन वो निकाल रहा है, बेस के लिए कितने OH- वो निकाल रहा है। जैसे इसका एन फैक्टर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 1 एक ही निकाल रहा है। अच्छा मैं पूछूं इसका एन फैक्टर बता दो तो कितने लोग बोल रहे हो कि सर सॉल्ट है ना, तो कैटायन पे चार्ज देख लो, टोटल 2 हो गया, Na+ मत देखना 2 है ना। अब वाटर का भी फिलहाल देखने का जरूरत नहीं है, समझ गए? अंडरस्टूड? तो दिस इज हाउ वी आर लुकिंग इनटू इट। और ऊपर वाला कौन सा रिएक्शन है? रिडॉक्स। देखो तुम्हारी किस्मत बहुत सही है कि दोनों जगह सेम ही आने वाला है, करके देख लेना। जिन्होंने बैलेंस मैं तो ट्रिक से निकाल रहा हूं, आपने बैलेंस किया है ना, तो आपका भी आंसर 2 ही आएगा। कितने लोगों ने बैलेंस करके किया है? मैं इसको ट्रिक मेथड से कर रहा हूं, वो बताऊंगा नहीं बस मैं अभी, ठीक है? बैलेंस किया है? बैलेंसिंग करो इसको, आप लोगों ने ट्राई नहीं किया अभी तक? बैलेंसिंग करो भाई, ऐसे नहीं काम चलेगा। फिर से ट्राई करो बैलेंसिंग, एकदम नहीं, बैलेंसिंग तो एकदम कोर पार्ट है, उसके बिना कैसे? और ये हमने किया हुआ है क्लास में, आई गेस ये सेम न्यूमेरिकल कराया हुआ है क्लास में। चेक करो एक बारी, चेक करो ये बैलेंसिंग में किया है कि नहीं। H2C2O4 का बैलेंसिंग किया है कि नहीं? किया है ना? तब फिर शायद उसमें H2SO4 नहीं लिया हो, किया होगा यार, ऐसे कैसे नहीं किया होगा? मैं करूं क्या इसको? कितने लोगों ने ट्राई किया? हाँ नहीं लिया होगा H2, कोई बात नहीं।
अरे यार देख लो, कर लोगे तुम लोग बैलेंसिंग के नहीं? अभी कितने लोग समझ रहे हैं बैलेंसिंग में ये इसको स्टार्टिंग में ज्यादा वैल्यू नहीं देंगे H2SO4 को? क्यों नहीं देंगे H2SO4? क्योंकि ये स्पेक्टेटर है, +6 इधर भी है, इधर भी +6 है, तो हमारे लिए काम का स्पीशीज ये और ये, पहले इनकी बैलेंसिंग को ध्यान में रखेंगे। अरे बोलो यार, ट्राई कर लेना घर पे, ठीक है? कोई डिफिकल्टी आए तो बात। किसका? अगर यहाँ पे NaH होता तो हाँ, मतलब एक प्रोटॉन निकालेगा तो n फैक्टर 1 हो गया। समझ गए बच्चों? अच्छा अब आ जाओ, मैं तुम्हें ट्रिक समझा दूं। हाँ, लेकिन अगेन पता है ट्रिक कहाँ पे यूज करेंगे? नेचुरली ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ जो रेडॉक्स के लिए, क्योंकि नॉन रेडॉक्स में कौन सा ट्रिक चाहिए यार, इतना छोटा सा तो है, एसिड है तो H+ देख लो, बेस है तो OH- देख लो, इससे छोटा क्या ट्रिक होगा यार? ट्रिक रेडॉक्स के लिए चाहिए, क्योंकि रेडॉक्स में बहुत बड़ा और लेंदी प्रोसेस है बैलेंसिंग का। यस और नो? तो इसलिए रेडॉक्स के केस में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। लिखो लिखो लो, ट्रिक लिख लो तो, ट्रिक फॉर रेडॉक्स। नहीं है, ट्रिक फॉर n फैक्टर इन केस ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अच्छा अब याद करो, मैंने बताया था कि रेडॉक्स में कितने टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं? इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, डिस्प्रपोर्शनेशन एंड कॉम्प्रपोर्शनेशन। कॉम्प्रपोर्शनेशन एंड इंटरमोलिकुलर एक ही तरह के होते हैं, तो मैं 3 ही टाइप का मान लो अभी फिलहाल, इंटर, इंट्रा एंड डिस्प्रपोर्शनेट। तो जितने टाइप के रिएक्शन उतने ट्रिक मेथड। 3 है तो 3 मेथड्स है। सबसे कॉमन कौन सा होता है? इंटरमोलिकुलर रेडॉक्स होता है ना। तो देखो मैं समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत आराम से निकलेगा। देखो इसमें पहला लिखेंगे हम लोग, फॉर इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स, फॉर इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स। देखो बस इतना सा ही लाइन चाहिए बेटा, n फैक्टर ऑफ एनी स्पीशीज इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल और आयन, इतना सही। कितना ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ पर मॉलिक्यूल, वही उसका n फैक्टर हो जाएगा। अभी दिखाता हूं, देखो जैसे आप कोई भी एग्जांपल उठा लो पुराने जमाने का जो हम लोगों ने किया है, उसमें आप देखोगे कि अगर मैं यहाँ पे मैं मान लो फॉर एग्जांपल व्हाट शुड आई टेक हियर, H2S, नो लेट अस कंसीडर हियर एज Ki, और ये क्या बन गया? आपको याद होगा ये कहाँ जाता है? क्रोमियम +3 में, तो Cr2SO4 होल थ्राइस एंड आयोडीन, ये बन जाएगा I2, और बहुत सारे फालतू के स्पीशीज बनेंगे, उसको डॉट 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 लिख दिया, काम के बस इतना ही। मैं अगर आपसे पूछ लो बेटा इसका n फैक्टर बताओ, तो आप क्या करो? आप ट्राई करो बैलेंस करने का, इसका n फैक्टर निकालो। आप ट्राई करो बैलेंस करने का, इसका n फैक्टर निकालो। आप बैलेंस करके ट्राई करो, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ और मैच करा लो, सबका सेम है क्या? देखो K2 से मैंने क्या समझाया अभी? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। बताओ यहाँ पे कितना है ऑक्सीडेशन नंबर? 6। इधर कितना है बेटा? 3। कितने का चेंज हुआ? 3 का। एक मॉलिक्यूल में कितने क्रोमियम एटम है? 2, तो कितना हो गया? बोलो ना यार। तो इसका n फैक्टर कितना आएगा? हाँ 6 आएगा ना, पर मॉलिक्यूल मैंने बोला है। 1 मॉलिक्यूल से, 1 यूनिट से, 1 आयन से कितना चेंज हुआ? तो यार सिंगल क्रोमियम एटम से 3 का चेंज, देयर आर 2 क्रोमियम एटम्स इन 1 मॉलिक्यूल, सो 1 मॉलिक्यूल से कितने का चेंज हुआ? 6 का। दैट्स इट, इतने में खत्म हो गया। अच्छा इसका निकालूं तो बताओ भाई, ये -1 से किधर गया? 0। इसका n फैक्टर कितना आ जाएगा? 1 स्ट्रेट अप, 2 नहीं आएगा। अरे बाबा ये -1 से 0 गया, चेंज कितने का हुआ? 1 का पर एटम, और इसमें कितने एटम है एक यूनिट में? एक ही तो है ना। अरे प्रभु ध्यान से देखो, रिलैक्स, पहले रिलैक्स। ये बताओ यहाँ -1 है, अग्री करते हो? इधर 0, ये अग्री करते हो? अच्छा इधर से इधर गया तो कितने का चेंज हुआ? 1 यूनिट का, ये भी अग्री करते हो? अभी बैलेंसिंग पे दिमाग मत लगाओ, तुम्हारे दिमाग में बैलेंसिंग घुस गया है। एक सिंगल एटम से चेंज 1 का हुआ। अब मैं पूछ रहा हूँ इसका n फैक्टर बताओ।
तो इसका एन फैक्टर इज इक्वल टू कितना इसने लॉस या गेन किया पर मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल ने कितने का गेन किया, सॉरी लॉस किया, ओनली 1 यूनिट का, तो आंसर एन फैक्टर 1 हो गया। अब पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, सर इधर I2 है तो इसको 2 KI कर दो, चलो कर दिया, कर दो। अब खुश हो गए तुम लोग। अब खुश होने के बाद बताओ इधर कितने का चेंज हुआ, 2 का, बट 2 का चेंज कितने KI से हुआ, 2 KI से, तो पर KI कितना आया, वही मैं समझा रहा हूँ कि एन फैक्टर 1 आएगा इधर का। अब समझ में आया, वो बैलेंस करके उल्टा देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाए। अच्छा इसका एन फैक्टर निकालना हो तो कितने लोग समझ गए, 2 होगा। अरे उसका मॉलिक्यूल ही I2 है। अरे ये बगल में कॉफिशिएंट चिपकाने से मॉलिक्यूल नहीं बनता है, मॉलिक्यूल ये है, दिस इज मॉलिक्यूल। सो एक सिंगल I2 में देर आर 2 आयोडीन्स, बट इन सिंगल KI देर इज ओनली 1 आयोडीन। आ रहे बात समझ में? तो इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है, और इसका एन फैक्टर 1 है। जिनको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, तबियत खराब हो रहा है, वो बैलेंसिंग से करे, मैट्रिक विक का कोई यूज नहीं है, उससे हमें I2 का। अरे बाबा I2 0 से ये 1 हुआ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर एटम 1, कितने आइटम है आयोडीन में, डबल, तो एक मॉलिक्यूल में कितना चेंज हो रहा है, 2 का हो रहा है। पर मॉलिक्यूल में बोल रहा हूं, एक यूनिट कंपाउंड का मैं बात कर रहा हूं बेटा, I2 एंड देयर, और ये ऑक्सीडेशन नंबर जो निकालते हैं वो किसका होता है, दैट इज फॉर सिंगल एटम ओनली। वर्ड पे ध्यान दो, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बाई सिंगल मॉलिक्यूल, नॉट एटम। और एक मॉलिक्यूल में अगर मल्टीपल एटम है तो ये ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज जो भी निकालते हो ये एटॉमिक लेवल पे होता है, मॉलिक्यूल का कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है, एक सिंगल एटम का होता है। तो दिस इज द क्रोमियम, यहाँ +6 है तो इसका मतलब नहीं है डबल क्रोमियम का +6 है, दोनों ही क्रोमियम का 6 और 6 है, दोनों मिला दोगे तो 12 हो जाएगा, समझ गए? तो यहाँ क्रोमियम किधर जा रहा है, +3 में। फॉर्चुनेटली ये दोनों बैलेंस थे इसलिए तुम्हारे दिमाग में वो खुरापात आया ही नहीं। तो यहाँ पे आपका पर यूनिट 3 का चेंज हुआ, डबल क्रोमियम थे तो इसलिए 6 का चेंज हो गया, तो मैंने एन फैक्टर यहाँ से देखा 6। इसका अगर निकालना हो तो इसका भी आंसर क्या आएगा, 6। कौन से वाले का, किसका बताओ, किसके साथ करा रहे थे, K2CA ऑक्जेलिक एसिड का 1 कैसे आएगा? सुन तो लो बाबा, H2C2O4 वही है तुम्हारे दिमाग में, अभी वही घुसा हुआ है, CO2 में चला गया ना। यहाँ देखो इधर +3 है, इधर कितना है, +4, कितने का चेंज हुआ, 1 का, कितने कार्बन है इसमें, तो 1 × 2 करूंगा ना एन फैक्टर, पर मॉलिक्यूल में कितने कार्बन आइटम है, कहाँ मैंने मना किया, इधर मना किया, इसमें डबल आयोडीन है क्या, इसमें डबल आयोडीन है, तो फिर यहाँ क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, जिस मॉलिक्यूल में ही डबल आयोडीन हो उसको तो करना पड़ेगा। यहाँ मल्टीप्लाई देखो किया मैंने, यहाँ नहीं किया, बिकॉज देर इज ओनली 1 आयोडीन पर मॉलिक्यूल, देर इज डबल आयोडीन पर मॉलिक्यूल। अरे बाप रे बाप, कभी कभी ना इतनी छोटी सी चीज समझाने में बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। आ गया क्या समझ में? नहीं आया तो कुछ एग्जाम्पल करेंगे, आ जाएगा, आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। और तब भी ना सेट हो तो पहला मेथड जिंदाबाद, हम लोगों ने इस पर बहुत प्रैक्टिस किया हुआ है, वो कभी गलत नहीं होगा। आप 3 मिनट बाद आंसर करोगे, कोई 1 मिनट में आंसर करके चला जाएगा, बट मार्क्स दोनों को सही भी मिलने वाले। नेगेटिव से तो बहुत अच्छा है ना कि सही करे, समझ रहे हो, तो वो ज्यादा जरूरी। और उससे मान लो अगर दोनों ही मेथड ना आ रहा हो तो सबसे अच्छा चीज क्या है, 0 इज मच बेटर देन एनी नेगेटिव। ये बच्चे रियलाइज नहीं करते, पता है, ईगो पे ले लेते, अरे भाई टिक तो मारना है, ऐसे कैसे क्वेश्चन छोड़ दूं, ये ईगो पे ले करके आप अपने रैंक बहुत नीचे खिसका लेते हो। अभी तो कम नंबर्स कम है तो इसलिए आपको चलता होगा, अरे यार चलो ऐसे क्लास में 5th रैंक आता, 2-4 नेगेटिव से 6th आ गया। जब आप इंडिया लेवल पे मल्टीप्लाई करोगे और ऐसे पता नहीं लाखों क्लासरूम में, तो 1 लाख रैंक पीछे खिसक जाएगी तुम्हारी, समझ गए? इतना बुरा हालत होता है, इसलिए हल्के में मतलब नेगेटिव मार्क्स को, बहुत खराब होता है। आपका सिलेक्शन भी हो सकता है और बाहर भी हो सकते हो, सिर्फ एक ईगो प्रॉब्लम की वजह से। बस मिटा दूं इसको, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। अच्छा आप कुछ चीज नोट किए क्या कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, मैं अगर पूछता कि इसका एन फैक्टर बताओ तो क्या करोगे, तब बोलोगे सर इसका फिर निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये
स्पेक्टेटर की तरह बिहेव कर रहा है, इसका अगर निकालना है सर तब तो एक ही तरीका ही है, बैलेंस करो और फिर उसके हिसाब से देखो, और कोई तरीका ही नहीं है इसके लिए। और एग्जामिनेशन में टेंशन मत लो, ऐसे स्पीशीज का पूछता ही नहीं है, वो पूछता ही उनका है जिनका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा हो। समझ गए? ऐसे क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो समझ लो पेपर मैंने बनाया है। अगर इसका मैंने पूछ लिया, क्योंकि तब दिमाग नहीं चलेगा तुम लोग का, तब बैलेंस करोगे जब भी आने वाले। अंडरस्टूड? क्वेश्चन दें, कुछ करोगे? नहीं, इसके नहीं दूंगा, उसके तो मैंने पहले ही करा दिए ना, वो तो लेवल 1 का ही प्रॉब्लम हो गया, अभी ये लेवल 2 पे हम लोग चल रहे हैं। हाँ, कौन सा? नहीं, कोई बात नहीं है, ऐसा क्यों करूंगा? अरे एक आधा क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन भी वैसा ना डालूं तो फिर कैसे टेस्ट करूंगा कि कौन अच्छे से पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है? इतना तो करूंगा ना यार। देखो मेरे पेपर में बड़ा सिंपल स्ट्रेटजी होता है कि अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मार्क्स आएंगे, क्योंकि 30% क्वेश्चंस मैं ऐसे फ्रेम करने की कोशिश करता हूं जो आपको पढ़ाया जा चुका है अच्छे से, जिसपे हमने प्रैक्टिस कर रखा है। तकरीबन 30 से 40% वैसे प्रॉब्लम डालता हूं जहां थोड़ा बहुत सोचना पड़े, और कम से कम यार 10 से 15% प्रॉब्लम तो ऐसे डालने हैं जो बिल्कुल डिफरेंशिएट करे बाकी बच्चों में, जिनका दिमाग चल रहा है और जिनका नहीं चल रहा है अभी, बिल्कुल फ्रेश केस में। और वो 15% प्रॉब्लम में अगर आप करते जाते हो, वो बहुत कम चांस है, कभी कोई कर देता है कभी कोई कर देता है, लेकिन अगर आप कभी भी कर रहे हो, 3-4 वीक में एक आध भी निकल रहे हैं आपसे, तो दैट मीन्स कि आपका दिमाग अब डेवलप हो रहा है, जिस ट्रैक पे मैं चाह रहा हूँ उस ट्रैक पे आप आ रहे हो। ठीक है, चले। चलो अब देखता हूँ कि कौन सही से निकालता है। ठीक है, देखो लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में जहां मैं पढ़ाता था, फॉर्चुनेटली फर्स्ट ईयर में ही, मतलब जब मेरा रिक्रूटमेंट हुआ था उसके 5-6 महीने के बाद ही आई स्टार्टेड टेकिंग इंटरव्यूज फॉर द फैकल्टीज हु वर, हमें मतलब बेसिकली उनको अपॉइंट करना था मुझे, ये चेक करके कि ये फैकल्टी सूटेबल है कि नहीं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अब आप इमेजिन करो कि मतलब एक 25-26 साल का लड़का और सामने वो पता चला 45 साल का कोई एजेड इंसान आ गया हो ना, तो अब उसका इंटरव्यू लेना हो, अब उसका इंटरव्यू लेते समय तो पहले तो मैं ही घबरा गया मैं खुद ही घबरा गया कि मैं पूछूंगा क्या भाई, वो मेरे से तो डबल एक्सपीरियंस का इंसान है, वो केमिस्ट्री पता नहीं कितने सालों से पढ़ा रहा है। अब मेरा मुश्किल से 10 साल 12 साल के आसपास भी नहीं हुआ था जब मैं मतलब वहां पे काम करना हैदराबाद स्टार्ट किया था। तो ऐसे कम से कम, अच्छा चलो आया तो मैं फिर अपने नर्व्स पे कंट्रोल करके फिर मैंने पूछना स्टार्ट किया कि बताओ आपने क्या पढ़ रखा है, और मतलब पढ़ रखा है मैं बोल रहा हूँ, आपका कौन सा विंग स्ट्रांग है, क्योंकि जनरली केमिस्ट्री में ना तीनों पोर्शन पढ़ाने वाले लेक्चरर्स बहुत कम होते हैं, जिनको फिजिकल भी आए पढ़ाने, इनऑर्गेनिक भी ऑर्गेनिक में। तो फिजिकल अगर स्टार्ट कर दिया, किसी ने बोल दिया कि मेरा फिजिकल सही है, तो उससे मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ जनरली वो आपके सामने बता रहा हूँ। ठीक है, कल के डेट में अगर आपको त्रिज्या की फैकल्टी बनना है तो तैयार करके आना है हाँ यार, ऐसे अपने मुंह से अपनी बड़ाई नहीं करनी चाहिए ठीक है, वो बच्चों से पूछो ज्यादा अच्छा है जो पढ़ चुके हैं। ठीक है, चले आगे देखें। कायदे से तो बीटेक करने वालों का कुछ भी अच्छा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रीम साइंस का जाकर के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थोड़ी ना पढ़ते हैं इंजीनियरिंग में, वो अलग ही लेवल की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ते हैं। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ पैशन टुवर्ड्स टीचिंग दैट मेक्स यू बेटर फॉर, बाकी लोगों के लिए वो एक धंधा है, मेरे लिए वो पैशन है, तो उसलिए फर्क पड़ जाता है। इसीलिए देखते हो ना कि इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, डिग्री सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, उससे आप किसी के एक्सीलेंस का कोई मेजरमेंट नहीं कर सकते। मैं शायद आईआईटी नहीं भी क्रैक करता तो भी ऐसे ही पढ़ा रहा होता, अगर मेरे अंदर पैशन होता केमिस्ट्री को लेकर के तो, या मतलब पढ़ाने को लेकर के तो, समझ रहे हो। लेकिन वो लग जाने से लोगों का ट्रस्ट आया था, अरे यार अच्छा आईआईटी से पक्का इसको आता तो होगा ही उनको, जबकि उन्हें ये नहीं समझ में आता है कि आईआईटी से ज्यादा, आईआईटीएन से ज्यादा वो लोग पढ़ते हैं जो नॉर्मल बीएससी एंड एमएससी ग्रेजुएशन में जाते हैं, मतलब सब्जेक्ट वाइज आई एम ट्राइंग टू टेल यू, उनके ऊपर करिकुलम फोर्स किया जाता है। हमारे ऊपर कोई टेंशन ही नहीं, हमें 4 साल कोई पढ़ने के लिए नहीं बोलता है, समझ रहे हो, कोई नहीं बोलता पढ़ने के लिए। एग्जामिनेशन हॉल में हम लोग रात में पढ़ते हैं, सुबह जाकर के कुछ भी लिख करके चले आए, वैसा वाला मतलब हमारे साथ तो वैसा होता था, अभी थोड़े करिकुलम टाइट हो गए। ठीक है, तो एक क्वेश्चन दो, चेक करो, देखो क्या करते हो तुम लोग।
FeC2O4 when treated with KMnO4 in H2SO4, then it converts into iron +3 and CO2. Can you find the n factor of this? ये मतलब, अरे यार, ये इसका मतलब ये है कि कोई इसमें एक रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनका रिएक्शन हुआ है बस आपस में। अब इसको उठा के मैं यहाँ भी लिख सकता था, बट मुझे यहाँ लिखना अच्छा लगता है थोड़ा। अगर ये क्वेश्चन का आंसर लोग कर देते थे, फिर तो मैं दूसरे तीसरे बहुत सारे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता था। यहाँ पे अगर वो एकदम गड़बड़ कर दिए तो और फंडामेंटल लेवल के क्वेश्चन, बेसिक लेवल के, तो ये मेरा स्टार्टिंग क्वेश्चन रहता था बेसिकली, कि देखूं अभी क्या सोचते हैं। और मैं बता रहा हूँ कि उन 45 साल के लोगों में मुश्किल से करीब, मुझे याद है मैंने 2-3 महीने के अंदर कम से कम 150 इंटरव्यूज लिए होंगे। मतलब मुझे तो लगता था एक टाइम में कि यार मुझे यहाँ रखा ही इंटरव्यू लेने के लिए क्या, क्योंकि मेरा अच्छा खासा टाइम वहीं जाता था। बच्चों को पढ़ा लिया, एक ही बैच रहता था वहां पे, पढ़ाया, उसके बाद टाइम ही टाइम है, तो पता चला बाकी के 3 घंटे 4 घंटे इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो स्टार्टिंग में थोड़ा अजीब सा फील होता था, नर्वस होता था कि यार इनसे क्या पूछूंगा, इतने सीनियर लोग हैं। एंड उन 150 लोगों में बता रहा हूँ, काम के बंदे मुझे सिर्फ 5-7 मिले। आई एम ट्राइंग टू टेल यू ना, नहीं पहला क्वेश्चन की बात नहीं, अरे ये क्वेश्चन तो ये 7 लोग ही ऐसे रहे होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन का आंसर किया। नहीं, तुमसे इसलिए उम्मीद कर रहा हूँ क्योंकि तुम एस्पायर करने वाले हो। मैं इससे ये भी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितने नालायक लोगों से भरा हुआ है पूरा दुनिया, और वो लोग जेई की ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, समझ रहे हो? इतने सारे लोग जेई की ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन थोड़ी ना है कि वो चेक करेंगे आपका क्वालिटी क्या दे रहे हो आप। तो मुझे भरोसा हुआ कि अरे यार, फिर पता है इससे अपना खुद का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया यार। मुझे लगा यार ऐसे पागल लोग दुनिया में सस्टेन कर रहे हैं, तो मैं तो बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ यार। नहीं, आप तो अभी सीख रहे हो यार, वो पढ़ा रहे, समझ रहे हो डिफरेंस क्या है? उतने सालों से वो पढ़ा रहे हैं और बोल रहे हैं कि मुझे फिजिकल बहुत अच्छे से आता है, फिर अगर ऐसे आंसर करेंगे कोई, तो क्या समझ में आएगा कि यार एक तो एक पार्ट आता है आपको 1/3, उसमें भी आप मतलब ऐसा अजीब सा आंसर कर रहे हो। दिस वॉज नॉट द ओनली क्वेश्चन जिसको चेक करके मैं जजमेंट करता था, नहीं, मतलब ऐसे कम से कम 10-12 अलग अलग चैप्टर्स आएंगे तो मैं आपको बताऊंगा क्या क्या पूछता था। अभी ये चैप्टर में तो यही चीज पूछता था। बताओ क्या हुआ? एफी का क्या? नहीं, बस आप सिंपली जितना मैंने अभी समझाया है बेटा, आप दोनों में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो। एक तो मैंने ट्रिक समझाया है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल, दूसरा मैंने आपको क्या समझाया है कि आप बैलेंसिंग करो और बैलेंसिंग करने के बाद आप निकालो, लेकिन मुझे एन फैक्टर चाहिए। सोच करके आंसर करो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं। कितना है और देखते हैं। अच्छा, क्या इसमें जरूरत पड़ेगा क्या कि ये कहां जा रहा है एमएन? कोई जरूरत नहीं भाई, मुझे इसका निकालना, तो इससे क्या लेना देना। हाँ, इससे लेना देना तब होगा जब मुझे रिएक्शन बैलेंसिंग वगैरह करना है। मैं चाह ही नहीं रहा हूं कि आप बैलेंसिंग से जाओ। बताइए कितना 1 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, बताओ ना क्या है। नहीं तो उससे क्या फर्क पड़ता है यार, तुम लोग को जज थोड़ी ना कर रहा हूं, तुम लोग सीख रहे हो ना। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है। ओए लक्ष्या, ए दल बदलू आदमी इतना जल्दी से ये बदलता है। 3 कितने लोगों का आंसर आ रहा है? कितने लोगों का आ रहा है आंसर, हाथ उठाओ। एंड 3 इज द थ्री इज एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ गए बात? अभी देखो कैसे निकाल रहा हूं, अब थोड़ा ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है यार, पता है। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोग ये पहले निकाले हैं ऑक्सीडेशन नंबर? सब चीज का बेसिक वही है यार, निकालना ही है। कितने लोगों ने ये करेक्ट किया, हाथ उठाओ पहले। याद है करेक्ट है?
अरे ये ऑक्सिलेट था बाबा, ये H2, प्लीज डोंट टॉक गाइस, प्लीज डोंट टॉक। दिस मीन्स 2H प्लस आयन प्लस C2O4 2 माइनस, ये है। तो इसका मतलब कि सर ये C2O4 -2 आयन है, तो ये डेफिनेटली +2 होगा। तो आयरन +2 एन, ये और इसको निकालोगे तो ये +3 आ जाएगा, करके देख लो, निकल जाएगा। अच्छा बेटा आप बताओ, आपको कितने लोगों को दिख रहा है कि सर ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है? मतलब ये पूरे मॉलिक्यूल में जनरली एक एटम ऑक्सीडाइज होता था, यहाँ डबल डबल हो रहा है, तो क्या फर्क पड़ता है हमें? हमें तो यार नेट चेंज देखना है बस। तो बताओ, इसका एन फैक्टर निकालूंगा तो क्या लिखूंगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पर मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में आयरन भी है एंड कार्बन भी है, तो कितने लोग बोल रहे हैं आयरन की वजह से 1 का चेंज हुआ, 2 से सिर्फ 3। एक मॉलिक्यूल में आयरन एक है भी। अच्छा, कार्बन की वजह से चेंज तो 1 का ही हुआ, बट कार्बन एटम कितने हैं? हाँ, तो 2 × 1 कितना आ गया आंसर? इतना सिंपल था। चलो ग्रेट ग्रेट, और एक दूं? नहीं, देखो देखो अभी का क्वेश्चन क्या आया कि सर आपने बोला था कि रेडॉक्स में तो एक ऑक्सीडाइज और दूसरा रिड्यूस होता है ना। बिल्कुल सही है, तो आपने ध्यान नहीं दिया, यही है ऑक्सीडाइज होने वाला और रिड्यूस होने वाला ये स्पीशीज है जिसके बारे में मैंने कुछ लिखा ही नहीं। ये कहाँ जा रहा होगा? डेफिनेटली ये MnSO4 में जा रहा होगा। एसिडिक मीडियम में तो +2 में, याद करो मैंने बोला था कि MnO4 एसिडिक मीडियम में 2 में जाता है, बेसिक मीडियम में बताया था, न्यूट्रल मीडियम में बताया था, तीनों चीज बताई थी ना। तो आप इसको समझो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट कहाँ जा रहा है आप उससे सोचो ना बस। हाफ पार्ट ऑफ द रिएक्शन आई हैव शोन टू यू। समझ में आ गया? अभी देखो इसी का एक्सटेंशन मैं दिखाता हूँ, एक बहुत ही बड़ा मॉलिक्यूल देता हूँ, उसमें आप दिमाग लगाओ, देखते हैं। दो, अब फिर उसके बाद आपको अचानक से बहुत ही इजी लगने लग जाएगा ये FeCN होल। यहाँ पे मान लो मैंने ऐसा कोई पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है, आई टुक इट, तो ये क्या बन रहा है? आयरन को 3 में लेके जा रहा है, कार्बन को CO2 में लेके जा रहा है, और जो यहाँ पे -3 था इससे वो मान लो कि NO बना रहा है। तो देखो ध्यान से, K4FeCN6, इसका एन फैक्टर बेटा आप निकालो, इसका एन फैक्टर निकालो। अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनमें जो भी आइटम्स है उनको यहाँ लेके जा रहा हो तो ट्राई करो, उसी का एक्सटेंशन है। उसमें 2 एटम ऑक्सीडाइज हो रहे थे, इसमें मल्टीपल को मैंने कर दिया इकट्ठे। हाँ, नहीं, ये जाता ही नहीं, वो तो फंडामेंटल्स बस चेक करने होते हैं। मतलब
चलो बेटा हो गया। ठीक हो जाएगा। थिंक अबाउट इट। सबसे पहला क्या काम होगा? सबसे पहला काम क्या करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकालोगे? सारे एटम्स का, सबका निकालोगे। और उसके बाद देखोगे कि क्या सब ऑक्सीडाइज हो रहे हैं क्या, या सब रिड्यूस हो रहे हैं क्या। तो जितने जितने ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हो रहे होंगे सबका अपना चेंज निकाल करके ऐड कर देना, बस यही तो करना है। हो गया? हाँ, CN के -1। अरे कोई डिफिकल्टी हो तो बताओ। इसमें देखो साइनाइड जो लिखा है वो CN- स्टेट में होता है, ये तो मालूम होगा ना, लाइगेंड का एक बार डिस्कशन किया था। चलो बता। मेरा ये तुम्हारा है? अच्छा रखो। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ जी बच्चों, है क्या कोई मैदान में? किसी ने आंसर निकाला? आई विल गिव यू 1 more minute फॉर दिस। देखो आपको डिफिकल्टी हो रही है क्या? साइनाइड के अंदर किसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? हाँ, कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए, आपको मैं समझाता हूँ। देखो CN- है ना, बोलो। तो आप देखो C∧N और यहाँ पे माइनस होता है। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ दैट। अब आपको कार्बन का कितना है, नाइट्रोजन का कितना है, ये बताओ। हर एक बॉन्ड में देखो नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तीनों खींच के अपने ऊपर क्या डालेगा? तो ये क्या डालेगा? +3, और एक ऑलरेडी -1 है, तो मिलके क्या हो गया? माइनस, सॉरी हाँ +2। ये +2 एंड नाइट्रोजन पे क्या हो गया? माइनस। अरे समझ आया क्या? ये कार्बन का +2 है, नाइट्रोजन का, और ये आयरन का भी +2। अब तो खत्म हो जाएगा यार, बट ये आना चाहिए बच्चों, ये गलत बात है। हाँ 2 डिजिट में चला जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे यहाँ इतने सारे आइटम दे दिया ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ चलो, हाँ आओ आओ देखते हैं। चलो लेट मी स्टार्ट गाइस, दैट्स इट। अभी ये बताओ बेटा, 2 से कहाँ गया? ये 1 का चेंज हुआ, ये 2 से कहाँ गया? यहाँ कितने का चेंज हुआ? हाँ रुक जाओ अभी, यहाँ कितने का चेंज हुआ? नाइट्रोजन से +2 है, और यहाँ -3 है, 5 यूनिट का चेंज। अब देखो मुझे निकालना है N फैक्टर K4FeCN6 का। तो मुझे क्या देखना पड़ेगा? ड्यू टू आयरन कितना चेंज हुआ, ड्यू टू कार्बन, ड्यू टू नाइट्रोजन, यही तीनों का चेंज हो रहा है ना। आयरन कितने आइटम है इसमें? 1, कितने का चेंज हो रहा है? 1।
प्लस कार्बन का चेंज कितना हो रहा है 2 का, कितने कार्बन है इसमें, नाइट्रोजन से कितने का चेंज हुआ, कितने नाइट्रोजन, 6 इंटू, कितने लोग टीचर बन सकते हैं कितने लोग करेक्ट हुआ, 43 बना। हो गया बच्चों 43 करेक्ट। अरे बोलो समझ आ गया ना कैसे निकालना है। एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं और उसको आप कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है। चलो FeS2 गाइस प्लीज डोंट टॉक। FeS2 को अगर मैं ऑक्सीडाइज करूं तो ये आयरन +3 NSO2 बनाता है। इसका एन फैक्टर बताओ, जल्दी करो बच्चों। ये चलो देखें, सबसे पहला क्रैक इसमें यही है कि आप ऑक्सीडेशन नंबर गलत निकालोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अभी कितने लोग ये समझ पा रहे हैं कि सर आयरन के तो 2 ही स्टेट होते हैं, +2 या N+3? बोलो बाबा। और सल्फर के बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते, बस रेंज बता सकते हैं, -2 से लेके +6 तक होता है। क्लियर? अच्छा तो एक काम करते बारी बारी से ले लेते हैं। अगर ये आयरन +2 हुआ जो कि यही है ही, तो ये S2 पे -2 है, इसका मतलब पेरोक्साइड जैसा है। तो बेसिकली बेटा सल्फर सल्फर -1 है ये। पता है कई बार आपको ना बड़ा वियर्ड सा चीज मिलेगा, देखो ऐसे मिल जाएगा Na2S5, समझ रहे हो? नहीं मतलब Na2S5 लेकर आएगा। तो आप ये सोचो सोडियम का तो कंफर्म +1 है ना, तो ये 2Na+ और ये क्या S5 -2। आप समझ रहे हो ये क्या है? सल्फर 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 पाई सल्फर एंड -1 सल्फर का कैटिनेशन पावर होता है। बेसिकली सल्फर 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 बॉन्ड बन सकते हैं, इसलिए आप ये समझ लो ऐसे ऐसे एनायन को क्या बोलते हैं पता है? पॉलीसल्फाइड बोलते हैं। पॉलीसल्फाइड। सिंगल सल्फाइड क्या होता है? S-2। मल्टीपल चार्ज ओवरऑल -2 ही है, देखो इधर भी -2 है, इधर भी -2 ही है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर बदल जाएंगे। इधर किनारे वालों पे -1 है, बीच वालों पे 0 है, इधर भी सल्फर उधर भी सल्फर 0। समझ गए? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? +1 और ये क्या है? +4। अब बताओ 2 से इधर कितना गया? ऑक्सीडाइज। ये किधर हुआ? हाँ बाबा यहाँ -1, इधर -1 से 4 गया तो कितने का चेंज? 5 का। अब एन फैक्टर निकालना हो तो क्या बोलेंगे? आयरन एंड सल्फर दोनों के वजह से कितना चेंजेस आ रहा है बताओ? कितने लोगों का सही हुआ याद रखो। ग्रेट। चलो स्टार्ट करें, हो गया? अरे आइडिया आ गया ना, इसको रिवाइज कर लेना यार। वैसे भी ये पता है बहुत टफ चीजें हैं, ये जो मैं अभी लास्ट में मजाक में बता दिया, दीज आर वेरी वेरी टफ। द एक्सट्रीम ऑफ द एन फैक्टर एंड इक्विवेलेंट वेट ना, ये खत्म, अब ये टॉपिक खत्म हो गया है ना।
अब देखो मैं तुम्हें समझाता हूं एकदम लास्ट एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। हमें ये समझना है कि ये सब n फैक्टर इक्विवेलेंट वेट जो भी पढ़ लिया इसका यूज क्या है आखिर ना, तो वो समझ लेते हैं हम लोग यूजेस क्या है। तो हेडिंग डालो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंट। हाँ बोलो कौन सा, रुक जाओ एक सेकंड बच्चों, अभी हेडिंग नहीं डालो, क्या बोल रहे हो। +3 होता तो इधर क्या होना पड़ता, S2 -3, ऐसा कोई कंपाउंड ही नहीं होता जहां सल्फर पे -3 हो जाए, वो SS का ही लिंकेज होकर के -1 ही होता है, तो इसलिए ये पॉलीसल्फाइड बनता ही नहीं है, सल्फर सल्फर पे -1 है। अच्छा हाँ, अच्छा बताओ मैंने ट्रिक अभी तक आप लोगों को कौन सा सिखाया, इंटरमॉलिक्यूलर का ना, इंट्रा का नहीं बताया और डिस्प्रोपोर्शनेट का भी नहीं बताया। नहीं ये इंटर था ना, इंटर थे, बोथ ऑफ देम आर अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। अरे समझ लो, आई जस्ट शोड यू द हाफ पार्ट ऑफ द रिएक्शन ना। अरे बाबा ये समझो ना, आई जस्ट शोड यू द हाफ पार्ट, जैसे FeS2 लेकर के मैंने बोल दिया इधर ये जा रहा है, लेकिन किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ लिखना पड़ेगा KMnO4 या ओजोन या कोई भी चीज। और वैसे भी देखो इंट्रा में क्या होता है, एक एटम ऑक्सीडाइज और दूसरा, यहाँ दोनों ही ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना, तो इंट्रा कैसे हो गया, ये तीनों के भी है। तो देखो इंट्रा के केस में देखो, ये सबसे आसान, पता है ये बहुत ही आसान केस है इंट्रा वाला। देखो इंट्रा का एग्जांपल आपको याद है, KClO3 को हीट करने पे क्या बनता है बेटा, KCl + O2 बनता है ना। आप इसको बैलेंस करके आंसर निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना बैलेंस किए हुए निकाले तो ज्यादा मजा है इसमें ना। अभी देखो कितना है, ये +5, ये कितना है -1, ये कितना है -2 और ये कितना है 0। अरे अभी ये पहचान पाते हो कि ये इंट्रामोलिकुलर है, ये रिडक्शन और ये, पता है इंट्रामोलिकुलर की खास बात क्या है, दोनों में वैल्यू एक साथ ही बराबर आ जाएगी। देखो यहाँ +5 से ये -1 गया, कितने का चेंज हुआ बेटा, 6 का। यहाँ देखो -2 से 0 गया, इस मॉलिक्यूल से देखना, इस मॉलिक्यूल से चेंज कितने का होगा, समझ गए, बोलो। तो इसका एंड फैक्टर क्या हो जाएगा, ईदर ऑफ देम। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ईदर बाय ऑक्सीडेशन और बाय रिडक्शन। आप या तो ऑक्सीडेशन से देख लो या तो रिडक्शन से। अब बोलोगे सर बैलेंस करने से चेंज हो जाएगा क्या, कभी नहीं बदलेगा। आप देखो ना, इसको बैलेंस करूं मैं, KClO3 था, यहाँ पे कितना आ रहा है, चेक करो तो देखो बैलेंस हो गया क्या, चेक करो बैलेंस हो गया क्या, चेक करो बाबा बैलेंस हुआ क्या, है ना, बैलेंस हो गया। अब बताओ यहाँ पे n का वैल्यू कितना आ रहा है, n का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए, तो 6 इसने लूज किया, 6 एक ने गेन किया, तो n का वैल्यू 6। अब इनके कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो n फैक्टर, तो आ रहा है वही ना। तो बैलेंस, और इनको बैलेंस करने में भी ज्यादा तकलीफ नहीं होती है इंट्रामोलिकुलर को, क्योंकि इसको तो आपको चेंज ही नहीं कर सकते, चेंज इन्हीं दोनों को करना हो, वो आसान हो जाता है फिर, समझ गए ना। अब ऐसा तो नहीं कर सकते ना, 2 क्लोरीन डाल दिया 3, ये तो यूनिट है, इनको आप कभी भी नहीं कर सकते, ये पूरा यूनिट ही डबल करोगे या ट्रिपल करोगे। सो दैट इज वाई दिस बिकम्स वेरी इजी टू बैलेंस द इंट्रामोलिकुलर। हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया इंट्रामोलिकुलर बैलेंसिंग का, इतने आसान होते हैं ये, समझ गए। इनसे ज्यादा टफ कौन सा है, डिस्प्रोपोर्शनेट, 2 पार्ट में ब्रेक करके फिर हमें करना पड़ता है। सो गाइस गॉट इट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, n फैक्टर ऑफ द मॉलिक्यूल अंडरगोइंग इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स इज इक्वल टू चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ईदर बाय ऑक्सीडेशन और बाय रिडक्शन, दोनों इक्वली होते हैं, समझ गए। पर मॉलिक्यूल इज बाय डिफॉल्ट सेम। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं पूछ देता कि इसका n फैक्टर बताओ, थोड़ा ध्यान से देखो, मैं पूछ देता इसका n फैक्टर बताओ, तो कैसे निकालते, क्या ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट कर रहा है, नहीं सर ये उल्टा हो गया, ये कुछ ऐसा हो गया कि इफ यू आर राइटिंग लाइक दिस,
क्या इस साइड से ये इंटरमोलिकुलर है क्या? नहीं, इट इज अ प्रॉपर इंटरमोलिकुलर। तो इसमें वही जाओ जो रूल अभी हमने लगाया था, 0 है, ये -2 है, चेंज कितने का हुआ? 2 का। n फैक्टर इज इक्वल टू ये 2 × 2 4 आ गया। इसका n फैक्टर कितना होगा? 6 होगा। -1 से कहाँ गया? +5। तो देखो एक ही रिएक्शन जो एक साइड से इंट्रामोलिकुलर है, दूसरे साइड से इंटरमोलिकुलर, इसलिए इंटरमोलिकुलर का बहुत यूज आता है। इसलिए वो जो मैंने ट्रिक बताया है वो अगर आप अच्छे से समझ गए हो तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी जल्दी जल्दी n फैक्टर निकालने में। हाँ, लेकिन उल्टा करने का मतलब समझ रहे हो? जब आप उल्टा कर रहे हो तो आप इनका निकाल रहे हो, इसका थोड़ी ना निकाल रहे हो। इसका निकालोगे तो आपको इसके नजरिए से देखना पड़ेगा। इसके नजरिए से रिएक्शन कैसा है? इंट्रा है। इनके नजरिए से रिएक्शन कैसा है? इंटर है। और अगर ऐसे लिख दिया और एग्जाम में पूछ दे कैसा रिएक्शन है, तो भाई रिएक्शन तो हम ऐसे ही समझेंगे ना, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। ये तो जब n फैक्टर निकालना हो रहा है तब हम उसको उल्टा करके देख रहे हैं। रिएक्शन तो ये इंट्रा ही है। आगे बताऊंगा, अगला स्टेप वही है। पहले इसको निकाल तो लें, खत्म तो कर दे। हो गया बेटा? कौन सी? हाँ, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ईदर बाय ऑक्सीडेशन और बाय रिडक्शन पर मॉलिक्यूल या पर यूनिट कंपाउंड। चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ईदर बाय ऑक्सीडेशन, मैं वही जो कर रहा हूं वही लिखा है, ईदर बाय ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। नोटेड? ठीक है। लास्ट आते हैं कौन सा? डिस्प्रपोर्शनेट, विच इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब देखो सबसे ज्यादा चैलेंज इसी में आया था आप लोगों को करने में, राइट? OH माइनस डाल करके मैंने हीट कर दिया था तो ये Br माइनस हो गया प्लस BrO3 माइनस हो गया, राइट? है ना? अच्छा एक बात बताओ बच्चों, अब मैं आपसे इस साइड से पूछूं कि इसका n फैक्टर बता दो, इसका n फैक्टर बता दो, तो क्या आप बता सकते हो? क्योंकि जब ये दोनों के बारे में बात हो रही है तो ये दोनों डिस्प्रपोर्शनेट के पार्ट नहीं है। Br minus is reacting with another molecule BrO3 minus and forming some sort of product. तो ये हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये रिड्यूस हो रहा है। इट इज जस्ट लाइक इंटरमोलिकुलर। हालांकि इसको कॉम्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलेंगे, लेकिन मैंने बोला उसका और इंटरमोलिकुलर का एक ही तरीका होता है निकालने। समझ गए? तो इसका निकालना हो तो आसान है ना, -1 इधर 0 है तो n फैक्टर कितना? 1। इसका n फैक्टर कितना? 5 है और इधर कितना है? 0 5। अरे एटम एक ही। इसका निकालने में प्रॉब्लम है क्योंकि ये डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है, ये एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, एक रिड्यूस हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। कुछ पार्ट इसका ऑक्सीडेशन में इन्वॉल्व हो रहा है, कुछ पार्ट रिडक्शन में। तो सबसे अच्छा तरीका बैलेंस करके ही है। बट अगर आपको जल्दी निकालना है तो एक तरीका बताता हूं, n फैक्टर ऑफ Br2 इज इक्वल टू 1/n फैक्टर ड्यू टू Br2 ड्यू टू ऑक्सीडेशन पार्ट प्लस 1/n फैक्टर ड्यू टू रिडक्शन पार्ट। अब ये क्या मैंने लिख दिया? तो देखो ये 0 है, ये कहाँ गया? -1 में। तो देखो रिडक्शन वाले पार्ट में क्या हो रहा है भाई? पर मॉलिक्यूल देखना है मुझे, तो 2 का चेंज हो रहा है, माइनस के साथ नहीं बेटा, है ना? इधर से इधर क्या हो रहा है बेटा? ये रिडक्शन है, ये क्या है? ऑक्सीडेशन। 5 का चेंज हो रहा है, इधर कितने का चेंज हो रहा है? 1 का हो रहा है। तो मैं लिखूंगा 1/n फैक्टर ऑफ Br2 इज इक्वल टू, ड्यू टू ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में कितना? 5 यूनिट का चेंज हो रहा है, बट 2 एटम है यहाँ पे, तो इंटू 2। समझ आ रहा है? अच्छा, रिडक्शन में कितने का चेंज हो रहा है? 1 का, बट कितने आइटम है ब्रोमीन के? डबल है। अब सिंप्लीफाई कर लो तो इसको जल्दी से, जल्दी सिंप्लीफाई करो और मैच कराओ। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया हुआ है, एन फैक्टर देखो आज का पहला ही क्वेश्चन, यहां से भी वही आ रहा है। तो देख रहे हो यहां ऐसा कर लेने से हमें बैलेंसिंग से बच गए हम, लेकिन बैलेंसिंग से बच गए अगर आप ये याद कर पाओ फॉर्मूला, वेल एंड गुड, अदरवाइज बैलेंसिंग करके कर लो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 1/n फैक्टर ड्यू टू ऑक्सीडेशन पार्ट, 1/n फैक्टर ड्यू टू रिडक्शन पार्ट।
नोटेड गाइस। अब जैसे अब देखो, अगर जल्दी निकालना हो आपको तो मैं आपसे पूछूंगी बेटा ये बताओ H3PO3 को हीट करने से H3PO4 and PH3 बनता है, इसका एन फैक्टर बता दो जल्दी से। तो रिएक्शन पहचानो पहले, ये कैसा रिएक्शन है, इंटर, इंट्रा या फिर डिस्प्रपोर्शनेट? कौन सा रिएक्शन है ये? डिस्प्रपोर्शनेट। तो यही वाला मेथड लगा के देखो, आ रहा है आपसे, ट्राई करो। नोट कर लो सारे फॉर्मूले। ये Br2 है बेटा, Br2। इसका निकाल लिए, इसका हो गया ना, कितना आ रहा है? हाँ, इसका एन फैक्टर कितना आ गया था? 10/6 मतलब 5/, हाँ उसका बताओ कितना आ रहा है, निकालो जल्दी निकालो। थ्री बाई टू बोला। चलो बच्चों देखे, बताओ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? 3, इधर 5, इधर -3। बताओ ये डिस्प्रपोर्शनेट लिख लेना, ये डिस्प्रपोर्शनेट का एग्जांपल है। अब ये 3 से 5 और ये 3 से, इधर कितने का चेंज हुआ? 6 का, नहीं नहीं नहीं, हाँ 6 का। इधर कितने का हुआ? तो 1/n फैक्टर ऑफ H3PO3 इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑक्सीडेशन पार्ट में कितना है? 2 है। रिडक्शन पार्ट में कितना है? अच्छा यहाँ क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, एक ही आइटम है पर इसलिए। तो 1 अपॉन कितना आ गया, सॉरी ये 6 हो गया, ये 4 आ गया ना। तो 1 अपॉन n फैक्टर इज इक्वल टू दिस, तो n फैक्टर इज इक्वल टू 6/4। अच्छा बच्चों मैं पूछता कि बताओ PH3 का n फैक्टर कितना है? तो हाँ, गुड गुड गुड, वेरी गुड। क्योंकि सर इधर से देखो तो ये रिएक्शन इंटरमोलिकुलर है ना, तो इसमें तो सिंपल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर समझ पड़ा। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक से भी इक्विप्ड कर दिया, ऐसे भी कर दिया। अब लास्ट में हम लोग ये समझते हैं कि आखिर ये एन फैक्टर से कोई स्पेसिफिक यूटिलाइजेशन है, जस्ट यह टर्मिनोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो है बच्चों, क्या है आप याद करो, हम लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट के प्रॉब्लम करे थे स्टोइकियोमेट्री में, याद है? और मैंने बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट का प्रॉब्लम करते टाइम पे आपको सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, और जब भी जाके आप कर पाओ। और बैलेंस रिएक्शन से हम हमेशा क्वेश्चन को करते थे। तो ये मेथड जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये एक ऐसा मेथड है कि रिएक्शन बिना बैलेंस किए हुए, अगर आपको एन फैक्टर की नॉलेज है तो आप सब कुछ पता कर सकते हो, कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, कितना मोल प्रोडक्ट बनने वाला है, क्या होने वाला है। ये जो सबसे बड़ा सरदर्द है ना रिएक्शन बैलेंस करने का, वो खत्म हो जाएगा। हाँ नहीं, तो अभी तो ट्रिक से समझाया ना। हाँ कुछ कुछ केसेस में, तो वो कुछ केसेस छोड़ दो ना, तो अपने अपने फायदे की बात देखें हम लोग, है ना। तो देखो क्या यूज है इसका, तो उसी लॉ का नाम है बेटा लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लिखो, समझ में आ रहा है?
तो ऐसे मान लो मैंने KMnO4 और यहाँ पे FeC2O4 का रिएक्शन करा दिया इन एसिडिक मीडियम एंड डॉट 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 प्रोडक्ट्स बन रहा है, राइट। MnSO4 और मैं ले ले रहा हूँ Fe+3 एंड ले ले रहा हूँ CO2, मान लो ऐसा रिएक्शन है। तो बैलेंसिंग वाले रूल से क्या बोलते थे कि पहले बैलेंस करो, जैसे मान लो 2A + 3B फॉर्मिंग 4C + 3D, तो हम क्या बोलते थे, इसका 2 मोल विल रिएक्ट विद इसका 3 मोल। अरे बच्चों बोलो, 2 मोल विल रिएक्ट विद 3 मोल। अगर इसका मान लो मैंने लिया है 10 मोल, तो इसका कितना मोल चाहिए, अरे 2 से 3 चाहिए, तो 10 से कितना चाहिए होगा, 3/2 × 10 कितना आ गया, 15। समझ में आ रहा है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस के हिसाब से जितने भी रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं या जितने भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उन सभी के इक्विवेलेंट्स, उन सभी के, थोड़ा इसको सिंपल कर देते हैं, उन सभी के इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं बेटा, हाँ, इक्विवेलेंट्स इक्वल होते हैं, वो ये भी समझाता हूं। As per the law of chemical equivalence, same number of equivalents of each reactant will react and identical number of equivalent of each product will produce। यही है लॉ, बड़ा सिंपल सा है सभी के। मतलब अगर इसका 5 इक्विवेलेंट है तो इसका भी कितना होना चाहिए, 5 इक्विवेलेंट, ताकि रिएक्शन कंप्लीट हो। इसका कितना बनेगा, 5 इक्विवेलेंट, ये कितना बनेगा, 5 इक्विवेलेंट। कितना सिंपल सा ये लॉ है यार। सभी के इक्विवेलेंट सेम होने का मतलब ये नहीं है कि सबके मोल सेम होंगे। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मस्ट बी सेम फॉर ईच एंड एवरी रिएक्टेंट एंड ईच एंड एवरी प्रोडक्ट। अच्छा, मान लो अगर मैंने बोला कि मैंने इसका 5 इक्विवेलेंट और इसका 10 इक्विवेलेंट लिया है, तो क्या रिएक्शन नहीं होगा, होगा ना बाबा। इसका 5 इसके 5 से रिएक्ट कर जाएगा, ये गायब हो जाएंगे, ये एक्सेस बच जाएगा 5 इक्विवेलेंट। ये प्रॉब्लम कैसा हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट, कि भाई ये आपका कम अमाउंट दिया था तो ये खत्म हो जाएगा, ये बच जाएगा 5, बाकी ये 5 बन। अरे समझ आया, तो ये बात लिखो, एज पर द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, as per the law of chemical equivalence, same number of equivalents, same number of equivalents of each reactant reacts, of each reactant reacts, and same number of equivalents, and same number of equivalents of each product produce, same number of equivalents of each reactant reacts and same number of equivalents of each product produces। समझ में आया। तो अब क्यूरियोसिटी होगी कि सर ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझा दो, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, या फिर इसी को बोलते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स भी, एक ही बात है, एक ही बात है बच्चों ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, दैट इज इक्वल टू, जिस भी मॉलिक्यूल का आपको निकालना है उसका मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर। समझ में आया एन फैक्टर का क्या यूज है, ताकि आप इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर सको। किसी भी चीज का मोल मल्टीप्लाई बाई एन फैक्टर विल गिव यू द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ दैट कंपाउंड। अच्छा एक बात बताओ, आप कितने लोग ये बात समझ पा रहे हो कि सर पता है इसको कितना मैनिपुलेट कर सकते हैं। याद करो आपने मोलैरिटी को सीखा था, क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम। तो मोल इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं m इंटू वी इंटू एन फैक्टर, बोलो बच्चों। और कितने लोगों को याद है कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होता था, तो वो कितने लोग समझ पा रहे हैं, ये दोनों को ज्वाइन कर दो इकट्ठे सर, तो ये नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम होगा, वेर m का मतलब क्या है, मोलैरिटी,
N का मतलब क्या है? नॉर्मेलिटी। बोलो ये सब पढ़ा था ना हम लोगों ने। अच्छा अभी अभी एक बात बताओ, कितने लोग ये समझ पा रहे हो कि सर इस मोल को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मास बाई मोलर मास। अच्छा ये एन फैक्टर को ऊपर से नीचे अगर फेंकना हो तो कैसा आ जाएगा ये? कैपिटल M बाई एन फैक्टर, कैन आई राइट लाइक दिस? और कितने लोगों को ये देख के चमक गया कि सर ये तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास है। So can you understand that there are these many formulas depending on the data given in the question, we can use any one of them. उसने मोल दिया है तो आई विल यूज दिस, किसी का मोलैरिटी दिया है तो मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू एन फैक्टर, किसी का नॉर्मेलिटी दे दिया है तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, और इक्विवेलेंट मास एंड मास दे दिया तो आई विल यूज दिस वन। इतने सारे इसके ब्रांचेस हैं, है एक ही छोटा सा चीज, इसको ओपन किया तो इतनी सारी चीजें बन गई। सब नोट कर लो बढ़िया से। और कर लिया? एप्लीकेशन के लिए बस 2-3 क्वेश्चन करेंगे छोटे छोटे। हाँ बस उसके बाद खत्म है ये क्वेश्चन। 2 से 3 छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, एकदम आइडिया लग जाएगा तुम लोग को। Noted everybody? Please do it fast. कौन सा बेटा? N इंटू एन एफ, ये देखो यहीं से आया। याद करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्या लिखते थे तुम? एन फैक्टर। तो देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही मोल होता है ना, किसका कितना मोल रिएक्ट कर रहा है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स होते हैं एक रिएक्शन के, तो इसीलिए देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही बेसिकली इक्विवेलेंट होता है, इसलिए वो सबके लिए फिक्स होता है। समझ गए? ये इलेक्ट्रो वगैरह में बताता, मैं अभी पूछ लिया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। खत्म हो गया बच्चों। अब 1-2 छोटे छोटे क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से खत्म। मंडे से हम लोग एंटर करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, ठीक है। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो तो। वो तो हो जाएगा, लिखो तो। फाइव मोलर 2 लीटर, राइट इट डाउन, 5 molar 2 liter of KMnO4, 5 molar 2 liter, प्रोडक्ट में तो वो सेम ही हुआ था, मैं उल्टा भी लिख देता। 5 molar 2 liter of KMnO4 is treated with 2 normal aqueous solution of potassium oxalate। 2 normal समझते हो, नॉर्मेलिटी में दिया है। 5 molar 2 liter of KMnO4 is treated with 2 normal K2C2O4 मतलब पोटेशियम ऑक्सलेट in acidic medium। Find the volume of potassium oxalate required। Find the volume of potassium oxalate required। Find the volume of potassium oxalate required to completely react with KMnO4। Completely react with, ऐसा ही है बेटा। अच्छा तुम आगे का यही है MnSO4 and CO2, ये बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना, जरूरत भी नहीं है बैलेंसिंग का।
यूज द लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, आंसर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पोटेशियम ऑक्सलेट रिक्वायर्ड टू कंप्लीटली रिएक्ट विथ व्हाट? चेक करते हैं, इतना ज्यादा नहीं होगा। चले करें। अच्छा, सबसे पहले ये बताओ इसका एन फैक्टर कितना होगा? 5 है ना, 7 से कहाँ जा रहा है ये? 2, तो इसका एन फैक्टर 5 हो गया। इसका एन फैक्टर कितने लोग बोल रहे हैं 2 होगा? अरे बोल दो यार, वैसे जरूरत नहीं था इसका क्योंकि इसकी नॉर्मेलिटी ऑलरेडी दे रखी है। तो आप देखो मैं क्या लगाऊंगा, अरे यार बस ऐसे लगाऊंगा ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4 must be equal to number of equivalents of K2 C2O4। अब इक्विवेलेंट इसके लिए क्या डेटा दिया हुआ है? मोलैरिटी वॉल्यूम, तो आई विल यूज दिस वन, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। सो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। और इसका क्या दिया हुआ? नॉर्मेलिटी, तो मैं इसके लिए कौन सा यूज करूंगा? N इंटू V। अरे यही मैं तुमको समझा रहा था कि एज पर रिक्वायरमेंट यही निकालना है। तो ये बताओ कितना है, बताओ जल्दी बोलो। 5, ये कितना है? 2, एन फैक्टर कितना है? इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी, देन वॉल्यूम कितना आया? वॉल्यूम कितना आ गया? 25 लीटर। समझ में आया बच्चों? बोलो, कर लोगे क्वेश्चन यार? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल सिंपल वाले हो जाएंगे ना। जैसे एक जल्दी से आंसर करो तो मैं क्लास अभी छोड़ देता हूँ, अगर गलत किया तो अगली वाली फिर दूंगा। चलो मोहर सॉल्ट दे दे रहा हूँ तुम्हें, ठीक है? फेरस अमोनियम सल्फेट डॉट हेक्साहाइड्रेट व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ व्हाट? बताओ। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम। तो ये आयरन किधर जाता है? +3 में, और मैंगनीज किधर जाता है? +2 में। आई एम आस्किंग, हाँ वो आयरन +3 है बेटा। I am asking what is the mole of this is required to react with 1 molar 2 liter of KMnO4. Write it down. Find the mole of Mohr salt that is required. Find the mole of Mohr salt that is required to completely react with. Mole of Mohr salt that is required to completely react with 1 molar 2 liter KMnO4. Find the mole of Mohr salt required to completely react with. क्या चीज हो? आयरन एंड एमएन। अरे आपको याद है ना, इसमें कोई और चेंज होता ही नहीं है, इसलिए मैंने कुछ और नहीं लिखा है। सिर्फ इसमें कौन चेंज होता है? आयरन ही मोर सॉल्ट में, इसलिए मैंने उसी के बारे में दिया। अरे एन फैक्टर इसका बताओ ना रे कितना होगा? हाँ बस खत्म है क्वेश्चन, अब क्या कर रहे हो इतना देर से? हाँ तो चलो आओ, तो क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ मोहर सॉल्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। बताओ भाई KMnO4 का क्या मुझे दिया हुआ है? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। बताओ एन फैक्टर 5 है बेटा, वॉल्यूम कितना है?
मोलैरिटी कितना है, इधर नंबर ऑफ मोल इनटू एन फैक्टर कितना है, तो यार मोल कितना आ गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है सारा, पता है सारी एक्सरसाइज किधर होने वाली है हमारी, एन फैक्टर निकालने की। उधर अगर आपने कमांड कर लिया तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द क्लास। आप लोगों ने बच्चों वो कर लिया है, जो भी जितने भी रेडॉक्स के वर्कशीट दिए हुए हैं, प्लीज गाइस कोई पेंडिंग मत रखना, क्योंकि रेडॉक्स के क्वेश्चंस मैं पूछूंगा बढ़िया से। आप डाउट अपने पास कंपाइल करोगे वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे से पूछ लो अगर अभी भी डाउट हो, किसी को कोई भी डाउट हो वो पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हो। डाउट नहीं है तो तुम जा सकते हो, डाउट है तो पूछो। हाँ वो ट्राई कर लो, ये भी कर सकते हो तुम। दोबारा एक बार